हेलो फ्रेंड्स, सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले के पार्ट में मैंने मौलिक अधिकार तक के कवर करके रखा था। आज हम कवर करेंगे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहा जाता है। अगर इनकी बात कर लेते हैं, भाग 4 में वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक के इसका वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं एक एक अनुच्छेद करके पूरा डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 36 के बारे में बात कर लेते हैं तो डीपीएसपी की परिभाषा के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद 37 की बात कर लेते हैं, डीपीएसपी के लागू होने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। 39A के बारे में बात करते हैं, सामान्य न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद नंबर 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बात करता है। आगे बात कर लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 41 क्या कह रहा, कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार के बारे। आगे बात कर लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 43 क्या कह रहा, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद नंबर 43A क्या कह रहा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद नंबर 44 या 44 क्या कह रहा, समान नागरिक संहिता, जो कि अभी गोवा में लागू है। आगे बात कर लेते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रबंधन करता है। अनुच्छेद नंबर 45 कहते हैं। अनुच्छेद नंबर 46 क्या कह रहा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग शैक्षिक और आर्थिक हितों की बढ़ावा देने के लिए बात करता है। आगे बात कर लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 47 क्या कह रहा, पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद नंबर 48 या 48 क्या कह रहा, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद नंबर 49 क्या कह रहा, स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद नंबर 50 क्या कह रहा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। अनुच्छेद नंबर 50 दोनों को अलग करता है। अनुच्छेद नंबर 51 क्या कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अनुच्छेद नंबर 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। आगे बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। इसका वर्णन की बात करते हैं तो भाग 4A में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात कर लेते हो 51। मौलिक कर्तव्य जब हमारा जोड़ा गया था तब हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, एक जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। आगे बात कर लेते हैं संघ के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 52 से 151 तक के संघ का वर्णन किया गया। इसकी बात कर लेते हैं तो भाग 5 में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें आर्टिकल की बात करते हैं तो 52 से 151 तक के संघ का वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 52 क्या कह रहा, राष्ट्रपति होगा एक भारत का। वहीं अनुच्छेद नंबर 53 क्या कह रहा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद नंबर 54 क्या कह रहा, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा, तो याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 61 क्या कह रहा, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 63 के बारे में। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 63 के तहत आर्टिकल नंबर 64 क्या कह रहा, उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। आर्टिकल नंबर 66 क्या कह रहा, उस पर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 72 क्या कह रहा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करता है। तो इनके पास शक्ति है जिसका उपयोग कर सकते हैं क्षमादान शक्तियाँ में। आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 74 क्या कह रहा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया।
आगे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 76 क्या कह रहा? भारत के महा न्यायवादी के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 76, इसको याद रखना। पूछा जाता महान्यायवादी का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो इसको बताना आपको आर्टिकल नंबर 76 में है। अनुच्छेद नंबर 79 क्या कह रहा? संसद होगा। अनुच्छेद नंबर 80 क्या कह रहा? राज्यसभा है। यानी 79 में हम बात करेंगे तो संसद की बात करता है, और 80 में बात कर लेते हैं राज्यसभा हो गया। वहीं 81 में बात कर लेते हैं तो लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 83 क्या कह रहा? संसद के सदनों का अवधि के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 93 क्या कह रहा है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है 93। अनुच्छेद नंबर 105 क्या कह रहा? संसद भवन की शक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। वही अनुच्छेद नंबर 108 क्या कह रहा? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर कोई बिल पर लंबे समय से विवाद चल रहा तो संयुक्त बैठक बुलाकर इसका समाधान कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 108 में क्या कहता है? संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है दोनों सदनों के। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 109 क्या कह रहा? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। वही अनुच्छेद नंबर 110 क्या कह रहा? धन विधेयक के बारे में बात करता है, इसके परिभाषा के बारे में बात किया है। अनुच्छेद नंबर 112 क्या कह रहा? वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में बात करता है। वही अनुच्छेद नंबर 114 क्या कहता है? विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। तो ये सब हमारे सदन से रिलेटेड आर्टिकल हैं, जिनको याद कर लीजिए आप। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 123 क्या कह रहा? सदन के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, तो इसको याद रखना। सदन न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 123 के तहत। आर्टिकल नंबर 124 क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है। वही अनुच्छेद नंबर 125 क्या कह रहा है? न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात करता है। आगे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 126 क्या कह रहा है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात करता है। वही अनुच्छेद नंबर 127 क्या कह रहा है? एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में तदर्थ बोलते हैं। अनुच्छेद नंबर 128 क्या कह रहा? उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति के बारे में बात करता है। आगे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 129 क्या कह रहा? सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होगा। अनुच्छेद नंबर 130 क्या कह रहा? उच्चतम न्यायालय की सीट के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 136 क्या कह रहा? उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष इजाज़त दी जाएगी, इसके बारे में बात करता है, जिसे हम 136 में बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में अपीलीय न्यायालय होगा। 137 में बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद नंबर 141 क्या कह रहा? उच्चतम न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अगर उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय ले रहा तो आप किसी भी न्यायालय में जाएंगे तो उसके निर्णय में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, तो यानी यह बाध्यकारी है। अनुच्छेद नंबर 142 क्या कह रहा? सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री और आदेशों का परिवर्तन और जब तक कि खोज आदि के संबंध में ना हो, इसके बारे में बात करता है। आगे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 148 में किसका वर्णन है? तो शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कैग, कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल, जिसे हम हिंदी में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कहते हैं। तो ये किस आर्टिकल में वर्णन है? तो इसको याद रखना, 148 में इसका वर्णन मिलता है। 149 में बात कर लेते हैं। कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ के बारे में बात करता है। तो ये हमारे भाग 5 से संबंधित सभी आर्टिकल थे जिनको हम डिस्कस कर लिए। आप सबको
अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।